हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के कलाकारों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगी 4,000 रुपए पेंशन। झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब ऐसे कलाकारों को हर महीने 4,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य उन लोक कलाकारों, संगीतकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहारा देना है जिन्होंने अपनी कला से राज्य की पहचान बनाई, लेकिन आज आर्थिक तंगी या शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों और इलाज के लिए मदद मिल सकेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार का झारखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। सामान्य श्रेणी के बुजुर्ग कलाकारों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। साथ ही आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इच्छुक कलाकार विज्ञापन में दिए गए आवेदन प्रपत्र को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सांस्कृतिक कार्य निदेशालय रांची में जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म झारखंड कल्चर वेबसाइट www.jharkhandculture.com से डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस पहल से कलाकारों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी और राज्य की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को भी नई मजबूती मिलेगी। झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 765 स्कूल बनेंगे +2। झारखंड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए दूर दराज के स्कूलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 765 विद्यालयों को +2 स्तर तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे अगले शैक्षणिक सत्र से हजारों छात्रों को अपने ही क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। चयनित विद्यालयों में 449 हाई स्कूल और 316 मध्य विद्यालय शामिल हैं। सरकार ने ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता दी है जहां कम से कम 1 एकड़ जमीन उपलब्ध है और आसपास +2 विद्यालय नहीं हैं। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर बढ़ रहे ड्रॉप आउट को कम करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर क्षेत्र में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई सुनिश्चित करना है। स्कूलों में शिक्षकों के नए पद भी सृजित किए जाएंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। झारखंड वासियों को अगले 4 दिन सताएगी उमस भरी गर्मी। 28 जून से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में मौसम रुक रुक कर अपना मिजाज बदल रहा है। बारिश के इस दौर के बीच अब अगले 4 दिनों तक लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान दिन में अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। खासकर पलामू में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश होने के आसार बने रहेंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जिसमें गुमला के रायडी में सबसे अधिक 71.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं रांची, खुंटी, दुमका, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गढ़वा के पूरे क्षेत्र और पलामू के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिलों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन अगले 3 दिनों तक इसकी गतिविधि कमजोर रह सकती है। इसके कारण दिन में तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 28 जून से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। जामताड़ा में शादी समारोह के दौरान वज्रपात का कहर, 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र स्थित चरकादहा गांव में बुधवार को शादी समारोह के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय विनय सोरेन और 17 वर्षीय विश्वकर्मा टुडू के रूप में हुई है। बताया गया कि सभी लोग गाँव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए वे पास के एक मिट्टी के घर में शरण लेने पहुंच गए। मौसम शांत होने का इंतजार कर रहे लोगों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से विनय सोरेन और विश्वकर्मा टुडू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवधान टुडू और राकेश मुर्मू गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी को जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज जारी है। इस हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई और पूरे गांव में शोक का माहौल है।
स्वास्थ्य विभाग में 262 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम ने ईमानदारी से काम करने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 262 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 151 विशेषज्ञ चिकित्सक, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन आम जनता के पैसे से आता है, इसलिए जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में लगभग 13,000 पदों पर बहाली होगी, जिसमें जेपीएससी के माध्यम से 1200 डॉक्टर और जेएसएससी के जरिए 7,500 एएनएम, जीएनएम की नियुक्ति की जाएगी। मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीजे पर प्रतिबंध, मॉक ड्रिल और फ्लैग मार्च से सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पलामू, बोकारो, धनबाद, पाकुड़ समेत कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विभिन्न क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की जा रही है। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल, होमगार्ड और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की जा रही है। साथ ही कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं तथा ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई जिलों में मॉक ड्रिल और फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अधिकारियों ने ताजिया जुलूस में सुरक्षा मानकों का पालन करने, नशे की हालत में शामिल न होने और किसी भी तरह की अफवाह या माहौल बिगाड़ने की कोशिश से बचने की अपील की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 72 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 50,000 तक। अगर आप झारखंड में सरकारी संस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सीधो कानू कृषि व वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड यानी सिडको फेड ने जिला स्तर पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 72 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को 35,000 से 50,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलेगा। भर्ती के तहत डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर MIS एंड अकाउंट्स के 24 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए कृषि, हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, ग्रामीण विकास और कॉमर्स से संबंधित स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ 1 से 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित है। भर्ती लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के आधार पर होगी। इच्छुक अभ्यर्थी सिडको फेड और झारखंड भर्ती पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जल्द आवेदन करें क्योंकि यह मौका आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के बीच शुरू हुआ रिम्स 2 का निर्माण कार्य। जमीन बचाने की मांग पर अड़े ग्रामीण। रांची जिले के कांके के नगरी में रिम्स 2 परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि पर प्रशासन की निगरानी में बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जमीन अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांके मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें धरना स्थल की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण वे अपने अपने मोहल्ले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना दे रहे ग्रामीणों का कहना है कि रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन पूरी तरह खेती योग्य है और उनके पूर्वजों की आजीविका का आधार रही है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी कृषि भूमि छीन रही है, जबकि परियोजना के लिए अन्य गैर कृषि भूमि का उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीणों ने रिम्स 2 को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने और अधिग्रहित जमीन रैयतों को वापस करने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि आदिवासी समाज हमेशा विकास कार्यों में सहयोग करता रहा है, लेकिन खेती योग्य जमीन बचाने की उनकी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है।
20 माह बाद झारखंड सचिवालय आशुलिपिक भर्ती परीक्षा रद्द, 1.5 लाख अभ्यर्थियों को झटका। झारखंड सरकार ने झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन लगभग 20 माह बाद वापस लेने का फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन के तहत कुल 455 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब कैडर रिव्यू कमेटी की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा रद्द होने से उम्मीदवारों में भारी निराशा है, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। अब कैडर रिव्यू की अंतिम अनुशंसा के बाद पदों की पुनर्गणना कर नई अधियाचना जेएसएससी को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। इससे अभ्यर्थियों का भविष्य फिलहाल अनिश्चितता में पड़ गया है। सिमडेगा में बीपीओ 8,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार, मध्याह्न भोजन राशि के एवज में मांगी थी रिश्वत। सिमडेगा जिले के किरसई प्रखंड में पदस्थापित बीपीओ अनिल खलगो को एसीबी की टीम ने 8,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने टैनसेर नावाटोली गांव के शिक्षक रंजीत खाखा से विद्यालय की मध्याह्न भोजन योजना की राशि आवंटित करने के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बाद में यह सौदा 8,000 रुपए में तय हुआ, लेकिन शिक्षक ने रिश्वत देने के बजाय एसीबी से शिकायत कर दी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर 24 जून बुधवार को किरसई स्थित बीआरसीसी कार्यालय में कार्रवाई की और अनिल खलगो को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक रंजीत खाखा ने आरोप लगाया है कि पैसे नहीं देने पर जो बीपीओ द्वारा वरीय अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई कराने की धमकी भी दी गई थी। एसीबी अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बिजली फॉल्ट होते ही पहुंचेगी स्पेशल टीम, जेबीवीएनएल बनाएगा 24/7 गैंग, खराब ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल ने बिजली फॉल्ट के त्वरित निवारण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन स्पेशल गैंग गठित करने का फैसला किया है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी के श्रीनिवासन ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि प्रत्येक गैंग में एक कुशल और 2 अकुशल कार्मिकों के साथ एक वाहन उपलब्ध रहेगा। फॉल्ट की सूचना मिलते ही यह टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य करेगी, जिससे बिजली आपूर्ति जल्द बहाल की जा सकेगी और उपभोक्ताओं को कम परेशानी होगी। बैठक में सभी प्रमंडलों में बिजली पोल और विभिन्न क्षमता 25, 63, 100 और 200 केवीए ट्रांसफार्मर का पर्याप्त स्टॉक रखने का भी निर्देश दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे तुरंत बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल की जाए। सीएमडी ने ट्रांसफार्मरों की नियमित निगरानी, गुणवत्तापूर्ण उपकरणों के उपयोग और त्वरित मरम्मत व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली सेवा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रांची में वज्रपात से 13 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में पसरा मातम। रांची में बुधवार को मौसम अचानक बदल गया और शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस दौरान नगड़ी थाना क्षेत्र के देवरी कुम्हार टोली में वज्रपात की चपेट में आने से 13 वर्षीय एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान देवरी कुम्हार टोली निवासी संजय महतो के 13 वर्षीय पुत्र हनी कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के दौरान अचानक बिजली गिरने से वह इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक ही ट्रैक पर एक साथ पहुंची 2 वंदे भारत ट्रेन, सिग्नल सिस्टम से टला बड़ा हादसा। हजारीबाग जिले के चालकुशा प्रखंड स्थित दशहरा ब्लॉक हॉल्ट के पास बुधवार को एक संभावित बड़ा रेल हादसा टल गया। गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और उसके पीछे चल रही पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस एक ही ट्रैक पर काफी नजदीक पहुंच गई। इससे कुछ समय के लिए रेलवे अधिकारियों में हलचल मच गई, लेकिन आधुनिक सिग्नल प्रणाली ने समय रहते खतरे का संकेत देकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सिग्नल सिस्टम से अलर्ट मिलने पर लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन की गति कम कर दी और उसे रोक दिया, जिससे दोनों ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनी रही और दुर्घटना टल गई। घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है और रेल परिचालन भी सामान्य बना रहा। रेलवे ने बताया कि आधुनिक सुरक्षा तकनीक और लोको पायलट की सतर्कता के कारण संभावित बड़ा हादसा टल गया।
तमाड़ में बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या, गांव में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के बारेडी गांव में बुधवार को एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव निवासी गोविंद महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गोविंद महतो अपने परिवार के साथ खेत में धान का बिचड़ा बोने गए थे। काम पूरा होने के बाद वे घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी गर्दन पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जब तक ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। देर शाम सूचना मिलने पर तमाड़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पर चढ़ने को लेकर बवाल, मारपीट के बाद दूल्हा बिना दुल्हन लौटा। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के बांसडी गांव के बिगाहा टोला में एक शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद बढ़ गया। बारातियों द्वारा विरोध किए जाने पर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप में झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और पत्थर चले, जिससे समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दूल्हे के पिता दशरथ राम, दुल्हन के पिता ददई पासवान, दुल्हन की बहन समेत कई लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान उपद्रवियों ने बारात के साथ आए आधा दर्जन से अधिक वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि विवाह की रस्में पूरी नहीं हो सकी और दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात लेकर वापस लौट गया। सूचना मिलने पर केतार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। खुंटी के कर्रा में तालाब में डूबने से युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। खुंटी जिले के कर्रा प्रखंड स्थित रोलागुटू गांव निवासी 35 वर्षीय अरुण कुमार सिंह की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अरुण मंगलवार रात खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी काफी तलाश की, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने रोलागुटू के बड़ा तालाब में एक शव तैरता देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान अरुण कुमार सिंह के रूप में की है। ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला गया, जिसके बाद कर्रा पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खुंटी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक अपने पीछे पत्नी, 3 वर्षीय पुत्री और अन्य परिजनों को छोड़ गए हैं। उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकुड़ रोजगार मेले में 134 युवाओं को मिली नौकरी, 258 अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट। पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में जिला नियोजनालय शाह मॉडल करियर सेंटर द्वारा एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 23 निजी कंपनियों ने भाग लिया, जहां 8वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। कुल 530 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 134 का ऑन द स्पॉट चयन किया गया, जबकि 258 अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इस मौके पर जिला नियोजन पदाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि पहली नौकरी युवाओं के करियर की मजबूत नींव होती है और सफलता अनुभव, कौशल व निरंतर सीखने से मिलती है। वहीं कई महिला अभ्यर्थियों ने बताया कि रोजगार मेले में शामिल अधिकांश कंपनियां जिले से बाहर की थी, जिसके कारण परिवार की सहमति न मिलने और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से दूसरे राज्यों में नौकरी करना उनके लिए कठिन है। कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। झारखंड को मिलेगी मजबूत बिजली व्यवस्था। 3 जुलाई को सीएम हेमंत करेंगे 220 केवी दुमका गोविंदपुर लाइन का उद्घाटन। झारखंड में बिजली आपूर्ति को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 जुलाई को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन से ऑनलाइन माध्यम से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की कई महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख 220 केवी दुमका गोविंदपुर संचरण लाइन है। इस परियोजना के शुरू होने से दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद समेत संताल परगना और कोलांचल क्षेत्र के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। नई लाइन से ग्रिड क्षमता बढ़ेगी और बिजली की बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के चालू होने से ट्रिपिंग, लोड शेडिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पाकुड़ के अमड़ापाड़ा, पूर्वी सिंहभूम के सुरदा और जामताड़ा के नारायणपुर में बने 132-33 केवी ग्रिड सब स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से राज्य की बिजली अवसंरचना मजबूत होगी और ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों तक भी विश्वसनीय बिजली सेवा पहुंचाने में मदद मिलेगी।
झारखंड में सरकार के आदेश को अधिकारियों ने दिखाया ठेंगा। बिना मरम्मत मानसून की भेंट चढ़ेंगे दर्जनों ग्रामीण पुल। झारखंड में मानसून शुरू होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर पुलियों की मरम्मत को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने बरसात से पहले कमजोर पुलों की पहचान कर मरम्मत का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था, लेकिन किसी भी विशेष प्रमंडल से मुख्यालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इसके कारण अब समय निकल चुका है और बारिश के बीच पुलों की मरम्मत या सुदृढ़ीकरण कर पाना मुश्किल हो गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार कई ग्रामीण पुलिया पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं और भारी बारिश के कारण उनके क्षतिग्रस्त या ढहने का खतरा बढ़ जाता है। हर साल पुलियों के टूटने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट जाता है। समय पर रखरखाव नहीं होने और नदियों से अवैध बालू उठाव के कारण भी पुलों की नींव कमजोर हो रही है। ऐसे में यदि मानसून के दौरान कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर तय हो सकती है। लोहरदगा के कुड्डू में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, 20 लाख का नुकसान, कर्ज में डूबा परिवार। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के कुंदो मोड़ स्थित एक फर्नीचर दुकान सह गोदाम में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से तैयार और कच्चा माल समेत करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। व्यवसायी सुरेश साहू यहाँ किराए के मकान में फर्नीचर निर्माण का काम करते थे, जहाँ बड़ी संख्या में सोफा सेट, पलंग, ड्रेसिंग टेबल और अन्य सामान रखे हुए थे। रात में गोदाम बंद कर मजदूर खाना खाने गए थे, तभी वहां आग लगने की सूचना मिली। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पूरा गोदाम और उसमें रखा सामान जल चुका था। पीड़ित व्यवसायी ने मामले की जाँच और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। फर्जी कैशबैक और एपी के लिंक से ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष छापामारी दल ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के पारटोल, बांसझुंड और तारा बहाल गांव में छापामारी कर आरोपियों को दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीम अंसारी, कैफ अंसारी और मुस्तकिम अंसारी के रूप में हुई है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इनका साइबर ठगी का नेटवर्क कई राज्यों फैला हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ईजी माई डील नामक ऐप के जरिए लोगों को फर्जी कैशबैक ऑफर भेजकर ठगी करते थे। 1999 रुपए कैशबैक का लालच देकर वे पीड़ितों को संदेश स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे, जिसके बाद उनके बैंक खातों से रकम निकाल ली जाती थी। आरोपी एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर लोगों की बैंकिंग और मोबाइल संबंधित गोपनीय जानकारी भी चुरा लेते थे। ठगी की रकम को छिपाने के लिए वे विभिन्न कंपनियों के गिफ्ट कार्ड खरीदकर उन्हें कमीशन पर बेच देते थे। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। ओरमांझी टोल प्लाजा के पास कार में लगी आग, परिवार ने कूदकर बचाई जान। रांची रामगढ़ मुख्य मार्ग NH 33 स्थित ओरमांझी टोल प्लाजा के पास बुधवार को एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार हजारीबाग से रांची की ओर जा रही थी, जिसमें पति पत्नी और उसके 2 बच्चे सवार थे। गाड़ी से धुआं निकलता देख परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के कारण कुछ देर के लिए टोल प्लाजा का संचालन भी प्रभावित हुआ। टोल प्लाजा प्रबंधन के अनुसार कार में तकनीकी खराबी आने की सूचना मिलने पर कर्मचारियों ने उसे सड़क किनारे किया था। इस दौरान गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास करते हुए उसमें आग लग गई। आग बुझाने के लिए टोल प्लाजा में मौजूद अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तब तक लपटें पूरे वाहन में फैल चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पाकुड़ के स्वास्थ्य केंद्र में लंगूर का उत्पात, 2 लोगों को काटा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को एक लंगूर के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। लंगूर अचानक अस्पताल के विभिन्न कमरों में घुस गया, जिससे मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों में दहशत फैल गई। उत्पात के दौरान लंगूर ने 2 लोगों को काटकर घायल कर दिया। कई घंटों तक अस्पताल परिसर में लंगूर के घूमने से लोगों के बीच भय का माहौल बना रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने काफी मशक्कत और सूझबूझ के साथ लंगूर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। रेस्क्यू टीम के सदस्य अशराफुल शेख ने बताया कि लंगूर का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लंगूर के पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रशासन, मरीजों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।
नशा मुक्ति और एसआईआर अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर डीसी ने दिया जोर। रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में बुधवार को श्री दो कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की आम सभा आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह संघ अध्यक्ष मंजुनाथ भजंत्री ने की। इस दौरान वर्ष 2025-26 की योजनाओं, किसानों और वनोपज संग्राहकों के हितों तथा सहकारी संस्थानों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले एमपीसीएस और लैम्प्स प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने सहकारी संस्थाओं में डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर अभियान और नशा मुक्ति अभियान की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जागरूकता बढ़ाने की अपील की। वहीं नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा अवैध अफीम की खेती की सूचना प्रशासन को देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नशा समाज और परिवार दोनों के लिए घातक है, इसलिए इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। धनबाद में भाजपा का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, रघुवर दास ने गिनाई मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां। धनबाद के कोयलानगर स्थित कम्युनिटी हॉल में भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी जो उपलब्धियों पर चर्चा की। अपने संबोधन में रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि बीते 12 वर्षों में देश ने बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और युवाओं के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने और जो कार्यकर्ताओं को आगामी जनसंपर्क अभियानों के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। सभी मेडिकल कॉलेजों में होगी फर्जी प्रमाण पत्र की जांच। स्वास्थ्य मंत्री ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। रिम्स में चल रही सीआईडी जांच को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि जांच केवल रिम्स तक सीमित नहीं है, राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में भी इस मामले की जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यूजी और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जमा करने की शिकायतें सामने आई थी। उन्होंने कहा कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच को निष्पक्ष बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि कमेटी सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के 4 जिलों में 68 कक्षपालों की होगी नियुक्ति। 4 जुलाई को इंटरव्यू। झारखंड सरकार ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 4 जिलों में संविदा के आधार पर कक्षपाल और महिला कक्षपाल के 68 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती केवल भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त जवानों के लिए निकाली गई है। कुल 68 पदों में 60 पुरुष और 8 महिला कक्षपाल शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 56 पद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि गुमला, सिमडेगा और खुंटी जिलों में भी नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 4 जुलाई को सुबह 8 बजे से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में जो वॉक इन इंटरव्यू आयोजित होगा। चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष 8% वृद्धि का प्रावधान है। नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष के लिए होगी, जिसमें आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया में झारखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के समय सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। 2 महीने की सैलरी नहीं मिलने पर हड़ताल पर सफाईकर्मी, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर की आशंका। बोकारो सदर अस्पताल समेत जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हाउसकीपिंग आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारी अप्रैल और मई 2026 का बकाया वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं और भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि जून माह समाप्ति की ओर है, लेकिन उन्हें अब तक 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द भुगतान नहीं होने
पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एटक यूनियन के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन से हस्तक्षेप कर बकाया वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। यूनियन का आरोप है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन और निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही वेतन भुगतान में पारदर्शिता के लिए वेतन पर्ची उपलब्ध कराने और कैटेगरी ए के अनुसार भुगतान की मांग भी की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर अन्य कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। जेपीएससी बैकलॉग मुख्य परीक्षा 25 से 27 जुलाई तक अंतिम मॉडल उत्तर जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड संयुक्त आशयनिक सेवा बैकलॉग मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की संभावित तिथि घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 25 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इससे पहले 10 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों का अंतिम मॉडल उत्तर भी जारी कर दिया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों से कराने के बाद यह अंतिम उत्तर प्रकाशित किया है। 22 डिसमिल जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, पिस्टल के साथ गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने ठेकेदार संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी को गोली मारने के मामले में उनके भतीजे प्रीतम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 20 जून को शहर थाना क्षेत्र स्थित मां अष्टभुजी मंदिर के बाहर संजय तिवारी को गोली मारी गई थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल और 3 गोलियां बरामद की है। एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 5 दिनों तक छापेमारी कर आरोपी को चियांकी हवाई अड्डे के पास से पकड़ा है। पुलिस पूछताछ में प्रीतम ने बताया कि 22 डिसमिल पुश्तैनी जमीन को लेकर उसका अपने चाचा संजय तिवारी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसे आशंका थी कि चाचा फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन अपने नाम कर सकते हैं। इसी कारण उसने रांची से पिस्टल खरीदी और चाचा की हत्या की योजना बनाई। मुहर्रम को लेकर हजारीबाग प्रशासन अलर्ट, फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। हजारीबाग जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में डीसी, एसपी, एसडीएम, थाना प्रभारियों और पुलिस बल ने बुधवार को संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया गया तथा लोगों से शांति, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी अमन कुमार ने अखाड़ा समितियों और जुलूस आयोजकों से मुहर्रम के दौरान चलंत डीजे का उपयोग नहीं करने की अपील की है। साथ ही जुलूस और सार्वजनिक स्थलों पर लाइसेंसी हथियारों के प्रदर्शन पर भी सख्त निगरानी रखने की बात कही गई है। पुलिस ने बंदूक जैसे दिखने वाले खिलौनों को भी जुलूस से दूर रखने का आग्रह किया है। प्रशासन ने लोगों से मुहर्रम को शांति, सुशासन और आपसी सद्भाव के साथ मनाकर जिले की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत बनाने में सहयोग करने की अपील की है। कोडरमा पहुंचे पूर्व मध्य रेलवे के जीएम, नया स्टेशन भवन का किया निरीक्षण। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छात्रसाल सिंह बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर कोडरमा पहुंचे। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माणाधीन कोडरमा स्टेशन भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान धनबाद रेल मंडल महाप्रबंधक अखिलेश कुमार भी मौजूद रहे। जीएम ने बंधुआ स्टेशन से कोडरमा तक स्पेशल सैलून से विंडो इंस्पेक्शनल किया और बाद में रेलवे गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्री सुविधाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। कोडरमा स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन अंतिम चरण में है और इसके जल्द लोकार्पण की उम्मीद जताई जा रही है। निरीक्षण के बाद कोडरमा गया रेलखंड से बीओबी आरएम कोयला रैक को भी रवाना किया गया, जो सामान्य मालगाड़ियों की तुलना में अधिक कोयला ढोने में सक्षम है। जीएम ने बताया कि धनबाद मंडल में 3री और 4थी रेल लाइन का निर्माण कार्य जारी है, जबकि कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण को भी मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रेल मार्गों के आधुनिकीकरण और माल परिवहन क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के घर लाखों की चोरी, नौकर पर लगा आरोप। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के जमशेदपुर स्थित आवास से लाखों रुपए मूल्य के सोने के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सीताराम डेरा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्व मंत्री ने अपने घर में काम करने वाले नौकर रामू कुमार और उससे नौकरी दिलाने वाले उसके रिश्तेदार रजनी मलिक पर चोरी का आरोप लगाया है। रिश्तेदार के अनुसार 21 से 23 जून के बीच घर की अलमारी में रखे सोने की चेन, अंगूठियां और अन्य कीमती आभूषण गायब हो गए। पूर्व मंत्री का आरोप
आरोपी की बाथरूम जाने के दौरान रामू सफाई के बहाने कमरे में गया और जेवरात से भरा पर्स लेकर फरार हो गया। घटना के बाद वह घर से गायब मिला और फोन करने पर भी वापस आने से इनकार कर दिया। चोरी हुए आभूषणों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें कई कीमती रत्न जड़ी अंगूठियां भी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गुलफान मुजीबी के निधन से शोक की लहर। केशव महतो कमलेश ने जताया गहरा दुख। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गुलफान मुजीबी के असामयिक निधन पर कांग्रेस नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उनके निधन को कांग्रेस परिवार और झारखंड के सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। वहीं प्रदेश प्रभारी के राजू ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केशव महतो कमलेश ने कहा कि डॉक्टर मुजीबी ने जीवन भर कांग्रेस की विचारधारा, सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने, अल्पसंख्यक समाज को मजबूत बनाने, अल्पसंख्यक समाज सहित सभी वर्गों की आवाज उठाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेएससीए स्टेडियम भगदड़ मामला। सिल्ली डीएसपी के पुत्र भी हादसे में घायल, पारस अस्पताल की आईसीयू में भर्ती। रांची के जेएससीए स्टेडियम में झारखंड T20 क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले के दौरान हुई भगदड़ में सिल्ली के पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के पुत्र भी घायल हो गए। मंगलवार को हुई इस घटना में उन्हें गंभीर चोट आने के बाद तत्काल पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को देखते हुए आईसीयू में रखा है, जहां वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण उन्हें अंदरूनी और बाहरी चोट आई है। हालांकि फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गौरतलब है कि फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम में क्षमता से अधिक दर्शकों की भीड़ पहुंच गई थी। प्रवेश द्वार पर अचानक भारी भीड़ जमा होने से अफरा तफरी जो है मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था एवं भीड़ प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।